हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ओके, यानी साइक्लोस्टोम्स को। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ऐड कर लो क्लास साइक्लोस्टोम्स में। फर्स्ट इज साइक्लोस्टोम्स आर कॉल्ड एज जॉलेस फिशेस। ये फिश जैसे होते हैं, ओके, इनकी बॉडी बिल्कुल फिश जैसी आपको दिखेगी एंड दे आर एग्नैथा, दे कम अंडर एग्नैथा मींस एब्सेंस ऑफ जॉ, और फिश जैसे हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज जॉलेस फिशेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना, साइक्लोस्टोम्स आर कॉल्ड एज जॉलेस फिशेस। मैं देख लेता हूं ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। यस, इट ओके। तो साइक्लोस्टोम्स आर कॉल्ड एज जॉलेस फिशेस, ओके। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ऐड करना है, दैट इज देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। मींस इनकी जो बॉडी है वहां पे कोई भी स्केल्स नहीं है। फिशेज में आप देखोगे कॉन्डिक थाइज हो या ऑस्टिक थाइज, वहां पे आपको पेयर्ड फिन्स भी मिलते हैं और वहां पे स्केल्स भी मिलेगा, स्केल्स भी मिलता है। जो एक्सोस्केलेटन है, स्केल है, जिसको आप फिश मार्केट में जाओगे तो पहले उसको हटाता है, फिश देने वाला उसको पहले हटाता है, जो वो दीज आर स्केल्स, उसके बाद फिश को कट किया जाता है। तो जो हटाया जा रहा है दैट इज स्केल्स, क्लियर। तो वहां पे स्केल्स हैं, यहाँ पे स्केल्स भी नहीं है और यहाँ पे पेयर्ड फिन्स भी नहीं है। तो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी मैं ड्रॉ करूंगा तो और क्लियर होगा। तो साइक्लोस्टोम्स बॉडी इज devoid of scales and paired fins। सपोज करो इस तरह का अगर फिश है तो देखो एक ही तरफ फिन्स प्रेजेंट है, देखो एक ही तरफ फिन्स है। दिस इज कॉर्डल फिन्स, दीज आर कॉर्डल फिन्स। तो इनको आप पेयर्ड मत काउंट कर लेना, दीज आर आल्सो अनपेयर्ड। तो देखो ये फिन्स जो है दीज आर फिन्स, तो ये जो फिन्स है ये अनपेयर्ड फिन्स है यहाँ पे, और इसको बोलते हैं हम कॉर्डल फिन्स, जो पूंछ के पास होगा, दैट इज कॉर्डल फिन, ओके। तो यहाँ पे देखो स्केल्स कहीं आपको बॉडी पे नहीं दिख रहे, स्मूथ बॉडी है, तो नो स्केल्स, ये याद रखना है, देयर इज नो स्केल्स एंड ओनली अनपेयर्ड फिन्स, नो पेयर्ड फिन्स, क्लियर। तो पेयर्ड फिन्स, डिवॉइड मींस एब्सेंस और लैक, डिवॉइड मींस एब्सेंस और लैक। तो स्केल्स भी नहीं होगा और सिर्फ अनपेयर्ड फिन्स होंगी, मींस ओनली अनपेयर्ड fins are present, only unpaired fins are present, clear। अब हम लोग ने एग्जांपल्स की बात की थी पिछले क्लास में, एग्जांपल्स, तो उसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लो। पेट्रोमाइजोन इज साइंटिफिक नेम, ओके बच्चों,
दिस इज द साइंटिफिक नेम। और जो लैम्प्रे है, लैम्प्रे इज कॉमन नेम, लैम्प्रे इज कॉमन नेम। और इनके लार्वा को क्या बोला था हमने, बताओ इनके लार्वा को क्या बोलते हैं? हाँ वेरी गुड, एमोसिट। देयर लार्वा इज एमोसिट लार्वा। पेट्रोमाइजोन का जो लार्वा है दैट इज एमोसिट लार्वा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और दूसरा एग्जांपल था माइजीन, कॉमन नेम हैगफिश। तो इस तरह से याद रखना है। तो दो एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखो, इसको नोट करो। तो यहां तक साइक्लोस्टोम्स याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्टिक थाइज डिस्कस करेंगे, और इसमें मैं आपको सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी दोनों एक साथ, यानी हम लोग कंपेरेटिव स्टडी करेंगे कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्टिक थाइज की, जिससे ज्यादा आपको याद रहे। क्लियर? तो इसको नोट करो। अब शुरू करते हैं पाइसेस, कॉन्ड्रिक थाइज एज वेल एज ऑस्टिक थाइज। क्लियर? तो इसको रब करता हूं बच्चों, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, सुपर क्लास पाइसेस है, सुपर क्लास पाइसेस यानी फिशेस है ये। इसमें दो है, कॉन्ड्रिक थाइज, थोड़ा स्ट्रेट कर देते हैं, कॉन्ड्रिक थाइज, और इधर है ऑस्टिक थाइज। क्लियर? दिस इज CH, तो यहां पे CH करना, कॉन्ड्रिक थाइज। ओके, मीन्स दीज आर cartilaginous fishes and these are bony fishes, cartilaginous fishes and bony fishes। जो कॉमन होगा उसको भी मैं बताता चलूंगा कौन कॉमन फीचर है। तो देखो, दोनों में both having a streamlined body। इसका क्या मतलब होता है? देखो, अगर इस तरह से कोई बॉडी है, दिस इज कॉल्ड, ये जो बॉडी है दैट इज स्ट्रीमलाइन, इस तरह का, आगे नुकीला और इस तरह का, दैट इज द स्ट्रीमलाइन फिशेज। आपने देखा होगा, दिस इज द स्ट्रीमलाइन बॉडी, इस तरह की, मींस स्ट्रीमलाइन
body, a streamlined body, a streamlined body, a streamlined body form is that form which reduces, एरोप्लेन में आपने देखा होगा स्ट्रीमलाइन होता हुई, स्ट्रीमलाइन बॉडी फॉर्म इज दैट फॉर्म विच reduces वाटर और एयर प्रेशर। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी फॉर्म इज दैट फॉर्म विच reduces वाटर और एयर प्रेशर so that बर्ड्स भी आपको ऐसे ही दिखेंगी, फिशेस भी ऐसे, बिल्कुल मीन्स वाटर इधर चला गया इधर चल गया, यानी प्रेशर उसका कम हो जाएगा, तो ये इजीली मूव कर पाती है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी फॉर्म इज दैट फॉर्म विच रिड्यूसेस वाटर और एयर प्रेशर सो दैट ऑर्गेनिज्म कैन easily move, organism can easily move in water और air। तो यहाँ पे वाटर में इजीली मूव कर पाती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रीमलाइन बॉडी। एनसीईआरटी का टर्म है स्ट्रीमलाइन बॉडी। ओके, तो इससे वाटर का प्रेशर कम हो जाता है, सो फिशेज इजिली मूव कर पाती हैं, दैट इज द शेप इज स्ट्रीमलाइन। क्लियर? अब मूव करते हैं इनके नेक्स्ट फीचर पे। क्लियर? तो इसको नोट कर लो बच्चों, या वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब इसको मैं रब करता हूं। नेक्स्ट इनका हैबिटेट। तो यहां पे दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, कोई भी फ्रेश वाटर नहीं है। तो हैबिटेट में एनसीईआरटी ने सिर्फ मेराइन लिखा है, आप एक्सक्लूसिवली भी लिख सकते हो। तो दीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन मींस सी वाटर में रहते हैं ये, दे आर प्रेजेंट इन सी वाटर। तो these are exclusively marine or you can say marine, no fresh water। यहां पे जो डिफरेंस है हैबिटेट में, दैट इज हैबिटेट नहीं लिखते हैं ऑब्वियसली, यही स्ट्रक्चर है, चलो लिखते हैं कोई बात नहीं। हैबिटेट जो है वो मेराइन भी है, फ्रेश वाटर भी है और एक्वेरियम में भी ये रहते हैं। कहाँ? एक्वेरियम में। यहां पे आप एग्जांपल याद कर सकते हो, जैसे स्कोलियोडॉन, कॉमनली कॉल्ड एज डॉग फिश। स्कोलियोडॉन दैट इज डॉग फिश। एक है कैरकैरोडॉन, कैरकैरोडॉन इज ग्रेट व्हाइट शार्क, ये भी मेराइन है कैरकैरोडॉन। थर्ड इज प्रिस्टिस, दैट इज सॉ फिश। फिर एक है ट्राइगॉन, कॉमनली कॉल्ड एज स्टिंग रे। एक मारुति की गाड़ी है वैगन आर जैसी, स्टिंग रे। तो ये सारे एग्जाम्पल भी यहीं पे आपको याद हो गए। तो ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है। यहां पे मेराइन कौन कौन से हैं? तो एक है इग्जोसीटस, कॉमन नेम फ्लाइंग फिश,
एक्सोसेटस दैट इज फ्लाइंग फिश। फ्रेश वाटर में है लैबियो दैट इज रोहू, कॉमनली कॉल्ड एज रोहू। These are all edible fishes, खाने वाली मछलियां हैं। लैबियो, then कतला, कतला इज कतला, एंड थर्ड इज क्लैरियस, थोड़ा नीचे लिखता हूं एक्वेरियम को, एंड थर्ड इज क्लैरियस दैट इज मांगुर। ये सारे फ्रेश वाटर हैं। एक्वेरियम में है बेटा, बेटा इज फाइटिंग फिश। ठीक है ना, तो इस तरह से हर जगह है ये, लेकिन ये बिल्कुल एक्सक्लूसिवली मेराइन होंगे। यही सारे एग्जांपल भी है। एक पेरोफाइलम है दैट इज एंजल फिश, वो भी एक्वेरियम का है। तो इस तरह से सारे एग्जांपल भी आपको याद हो गए और पता चल गया कि तीनों तरह के हैबिटेट यहाँ है, मेराइन, फ्रेश वाटर एंड एक्वेरियम। यहाँ मेनली मेराइन और यू कैन से एक्सक्लूसिवली मेराइन है, कोई भी फ्रेश वाटर नहीं है। क्लियर? तो चलिए ये फीचर हो गया बच्चों, इसको नोट करो, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, माउथ इज मेनली वेंट्रल, मतलब नीचे में, वेंट्रल इस तरह से। इस तरह से फिश होगा, यहां पे माउथ होगा दैट इज वेंट्रल, मीन्स लोअर सरफेस पे। ओके, तो माउथ लोअर सरफेस पे होगा। क्लियर? यहां पे माउथ इज मेनली टर्मिनल, लास्ट में ऐसे टर्मिनल पे। यहां पे माउथ होगा। क्लियर? तो यहां पे माउथ इज टर्मिनल, ये माउथ है, टर्मिनल है। क्लियर? तो ये डिफरेंस हो गया। तो ये आपको याद रखना है, हियर माउथ इज वेंट्रल, इसलिए कंपैरेटिव स्टडी में बता रहा हूं ताकि आपको याद रहेंगी चीजें, अदरवाइज हम अलग अलग पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, चीजें याद नहीं रहती। तो दोनों को इसीलिए साथ साथ पढ़ रहे हैं, और जो कॉमन फीचर है वो भी डिस्कस करते चल रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो इसको रब करूं, चलिए। तो माउथ इज हियर वेंट्रल, मींस लोअर सरफेस पे होगा, नीचे में यहां पे लोअर सरफेस पे, यहां लास्ट में माउथ होगा। उसके बाद इनके रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो 5 to 7 pair of gill slits are present
फॉर रेस्पिरेशन। तो 5 to 7 पेयर होंगे गिल स्लिट्स के। एनसीईआरटी लिख रही है गिल्स आर सेपरेट, मतलब गिल स्लिट्स आर सेपरेट मतलब पेयर में नहीं है, तो उतना करेक्ट नहीं है। एनसीईआरटी इस तरह से लिख रही है गिल स्लिट्स आर सेपरेट, पेयर में नहीं लिख रही है, लेकिन जानो आप ये ज्यादा करेक्ट है। 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट, operculum, operculum is absent, operculum is absent. What is operculum? Operculum is gill covering, gills covering or gills lid। तो जो गिल्स की कवरिंग है, यानी जहां से गिल स्लिट्स है उसके ऊपर कवरिंग है। आप कभी मछली जहां बिक रहा हो वहां आप जाना, रोहू, कतला, ये सब जो एडिबल फिशेज हैं जो खाते हैं लोग, उनको अगर देखोगे तो वहां पे फिश बेचने वाला ऐसे एक स्ट्रक्चर को उठाता है, ऐसे पकड़ के उठाता है और उसके अंदर से एक रेड कलर का स्ट्रक्चर निकाल के बाहर फेंकता है। जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज गिल्स, और जो ऐसे उठा रहा है, यहां से ऐसे उठा रहा है, दैट इज ऑपरक्यूलम, गिल्स कवरिंग। तो यहां प्रेजेंट है, याद रखना आपको, यहां पे ऑपरक्यूलम इज एब्सेंट, हमेशा याद रखना। ऑपरक्यूलम इज गिल कवरिंग, गिल के ऊपर जो कवरिंग है या उसका लिड है दैट इज कॉल्ड ऑपरक्यूलम। यहां पे ऑपरक्यूलम इज प्रेजेंट, और कितने पेयर? तो 4 पेयर of gill slits are present for respiration, then operculum is present। तो हमेशा याद रखना जो भी बोनी फिशेज हैं उसको आप खरीदने जाएंगे तो मछली बेचने वाला ऐसे ऊपर करता है, एक कवरिंग को ऐसे ऊपर करता है, उससे रेड कलर का स्ट्रक्चर बाहर फेंकता है, दैट इज गिल्स, जो बाहर फेंक देता है। ऐसे जो ऊपर कर रहा है दैट इज गिल कवरिंग और ऑपरक्यूलम। तो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं है। शार्क वार्क इन सब में देखोगे आप कोई गिल कवरिंग नहीं है। क्लियर? तो ये याद रखना है बच्चों। तो ये एक डिफरेंस हो गया। तो गिल्स की हमने बात कर ली, अब इसको रिमूव कर, इसको रब करता हूं मैं। रेस्पिरेशन की बात कर लिया, अब हम बात करते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो यहां कोई डिफरेंसेस नहीं है। जो हार्ट है, हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, हार्ट इज 2 चेम्बर्ड। यहां भी हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, कोई डिफरेंस नहीं है। 2 चेम्बर में 1 ऑरिकल और एट्रियम, ये कितना होगा? 1, एंड 1 इज वेंट्रिकल, दोनों जगह सेम है। तो हार्ट इज 2 चेम्बर्ड। फिर दे आर क्वाइकिलोथर्मस, ये याद रखना, बोथ आर क्वाइकिलोथर्मस, ये भी। तो हार्ट दोनों में 2 चेम्बर्ड है, 1 ऑरिकल या 1 आर्ट्रियम होगा, 1 वेंट्रिकल होगा। तो देन दे आर बोथ आर क्वाइकिलोथर्मस या कोल्ड
कोल्ड ब्लडेड और इक्टोथर्मिक, क्वाइकिलोथर्मस, कोल्ड ब्लडेड और इक्टोथर्मिक तीनों साइनोनिम्स हैं। क्वाइकिलोथर्मस, कोल्ड ब्लडेड, इक्टोथर्मिक दोनों ऐसे ही हैं। कॉन्टिक थाइज भी, ऑस्टिक थाइज। इनफैक्ट एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स मतलब फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स तीनों क्वाइकिलोथर्मस हैं। क्वाइकिलोथर्मस का मतलब आप नीचे लिख सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं। क्वाइकिलोथर्मस का मतलब they are unable to regulate their body temperature or they are unable to maintain a constant body temperature। दोनों एक ही तरह की बात हुई। मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर है 37, मैमल्स या ह्यूमंस हमारी बात करो तो वी आर होमायोथर्मस और वार्म ब्लडेड और एंडोथर्मिक, ठीक है ना। ये टर्म होता है होमायोथर्मस या होमोथर्मस भी बोल देते हैं। होमायोथर्मस या वार्म ब्लडेड और एंडोथर्मिक, ये कौन होते हैं बच्चों? तो ये हैं बर्ड्स यानी एव्स एंड मैमल्स। ये दिख रहा है, एक मिनट में देख लेता हूं। नहीं, ये दिख नहीं रहा क्लियर। चलो ऊपर में लिखते हैं इसको। तो ये तीनों टर्म साइनोनिम्स हैं, क्लियर। और होमायोथर्मस कौन से हैं, कौन कौन से हैं? तो एव्स यानी बर्ड्स एंड मैमल्स, ये होमायोथर्मस होते हैं। मीन्स दे हैव एबिलिटी टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जैसे सपोज करो मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, मेरे बॉडी के अंदर का इंटरनल टेम्परेचर। अब मैं या तो अमरावती रहूं या मैं चला जाऊं कश्मीर या मैं चला जाऊं चेन्नई। चेन्नई में टेम्परेचर हो सकता है 33, 34 डिग्री सेल्सियस हो, यहाँ पे 28 के आसपास है। कश्मीर में 2, 3, 4 टेम्परेचर भी हो सकता है, 10 के आसपास ही होगा, बहुत कम टेम्परेचर। विंटर सीजन है वहाँ, एक्सट्रीम विंटर। तो मैं वहां भी जाता हूं तो मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 ही रहेगा। बस मैं स्वेटर पहनूंगा, मैं वहां सरवाइव कर जाऊंगा, ठीक है। मैं चेन्नई जाता हूं, वहां भी मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 रहेगा, मेरा यहां भी 37 है। बाहर के टेम्परेचर से मुझे कुछ लेना नहीं देना, मैं मेंटेन कर सकता हूं एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर या रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, क्लियर। ऐसा ये नहीं कर पाते फिशेज, फ्रॉग एंड रेप्टाइल्स, यानी फिशेज बोथ कॉन्टिक थाइज, ऑस्टिक थाइज, फिर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। इसीलिए आप देखो ज्यादा जैसे ही ठंडा पड़ना शुरू हुआ, विंटर सीजन आया, फ्रॉग हाइबरनेट कर जाते हैं, किसी गर्म जगह पे चले जाते हैं जिससे वो सरवाइव कर पाए, क्योंकि वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं रख सकते 10 डिग्री सेल्सियस में, उनकी सारी एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए वो गर्म जगह में जाते हैं। हमें ऐसा नहीं है, हम यहाँ भी सरवाइव कर सकते हैं, विंटर आ गया फिर भी सरवाइव करते हैं, समर में भी सरवाइव करते हैं, हमें अमरावती छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रॉग के साथ ऐसा नहीं है, तो वो या तो विंटर स्लीप के लिए जाएंगे या
they go for submersible. क्लियर? तो समझ में आ रहा है आपको? तो पोइकिलोथर्मस का उल्टा है होमायोथर्मस, वार्म ब्लडेड या एंडोथर्मिक। ये है पोइकिलोथर्मस, कोल्ड ब्लडेड या इक्टोथर्मिक। मीन्स they are unable to maintain a constant body temperature। ये मेंटेन नहीं कर सकते। they are unable to maintain a constant body temperature। और ऐसे भी लिख सकते हो दे आर अनेबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। बात सेम है, यानी ये अपने बॉडी टेम्परेचर को उतना ही नहीं रख पाते। जैसे ही बाहर 10 होगा, इनका भी बॉडी टेम्परेचर बहुत कम होने लगेगा और वहां पे उस टेम्परेचर पे इनके बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे। तो इसलिए इनको ठंडी के दिनों में, विंटर सीजन में एक किसी गर्म जगह पे भागना पड़ता है, हाइबरनेट करना पड़ता है। क्लियर? आप रेप्टाइल्स को भी देखोगे, सांप जनरली विंटर में आपको नहीं दिखेंगे, बहुत कम, या सन बाथ के लिए निकलेंगे। क्रोकोडाइल देखोगे आप, पानी से बाहर निकल के सन में बिल्कुल धूप में बैठा रहता है, रेप्टाइल जैसे क्रोकोडाइल। ठीक है ना? तो दे डू सन बाथिंग और दे हाइबरनेट। क्लियर? तो इस तरह का है यहाँ कंसेप्ट। तो ऐसे याद करना, यहाँ पे कौन कौन पोइकिलोथर्मस है, तो याद रखना पाइसेस दोनों, ऑस्टिक थाइज और कॉन्ड्रिक थाइज दोनों क्या है, पोइकिलोथर्मस है। फिर एम्फीबियंस, यहीं पे मैंने बता दिया आपको, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये सारे पोइकिलोथर्मस हैं। क्लियर? तो पाइसेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स ये सारे क्या हैं, पोइकिलोथर्मस है। दे हैव नो एबिलिटी। तो दोनों हो गए पोइकिलोथर्मस। इसका उल्टा है होमायोथर्मस, वहां पे मैं लिख दूंगा जब मैं बर्ड्स या मैमल्स डिस्कस करूंगा। दे हैव एबिलिटी टू मेंटेन, दे हैव एबिलिटी